इस वीडियो की कहानी आपको इत्मीनान से बताएंगे, पर एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके लिए शिमला क्या है? शनिवार इतवार की छुट्टी, पहाड़ों पर बर्फ, मॉल रोड। अगर हम शिमला को यहीं तक देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं सिर्फ यहीं तक कि शिमला फिल्मों के जरिए, पॉपुलर कल्चर के जरिए, सुनी देखी बातों के जरिए किसी भी हिल स्टेशन हिंदुस्तान के उसका सिरमौर बना है। शिमला जाना मध्य वर्ग की एक ख्वाहिश की तरह है, तो हमारी नज़र में कुछ दोष आ गया है। हमें इसकी समझ का दायरा बढ़ाना होगा। शिमला सिर्फ इतना नहीं है कि वहाँ जाया जाए और तस्वीरें खिंचवाई जाएं। शिमला सिर्फ इतना भी नहीं है कि साल में 4-6 बार जब वहाँ से जाम की तस्वीरें आएँ या भूस्खलन की तस्वीरें आएँ तो हम कुछ सेकंड के लिए अपने माथे पर शिकन लेकर आएँ। शिमला जीता जागता इतिहास है। कैसा इतिहास? साल था 1864 जब शिमला को अंग्रेज़ों ने समर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया, यानी गर्मियों के समय शिमला पूरे देश की राजधानी हुआ करती थी। साल था 1913 जब शिमला में चीन, तिब्बत और भारत, इन 3 देशों का सम्मेलन हुआ। साल था 1945 जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के बाद की रूपरेखा तय हुई। और साल था 1972 जब इसी शिमला में भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग के बाद समझौता हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। जुल्फ़िकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इंदिरा भारत की, और इस समझौते को शिमला समझौता कहा गया। इसी में यह तय हुआ कि कश्मीर समेत दोनों देशों के विवादों को आपस में शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। ये है इस शहर का इतिहास, वही शहर जिसकी दरकती तस्वीरें हमारे आपके व्हाट्सएप पर एक वायरल क्लिप बनकर रह गई हैं। तो आज बड़ी खबर में बात होगी शिमला की, पर सिर्फ एक शहर की नहीं, बात होगी हमारे पहाड़ों की, बात हिमाचल प्रदेश की होगी, बात उत्तराखंड की होगी और भी कई इलाकों की। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहाड़ों पर इन आपदाओं की असल वजह क्या है। क्या वाकई ये प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर हमारी बनाई गई, जिन्हें अंग्रेजी में मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं ने भयानक तबाही मचाई। अब तक पूरे राज्य में करीब 60 लोग जान गंवा चुके हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। आशंका है कि वहां और भी शव दबे हुए हैं। सूबे में हालात कितने खराब हैं, आपको कुछ उदाहरण से बताते हैं। ये राजधानी शिमला का कृष्णनगर इलाका है। 15 अगस्त को लैंडस्लाइड के चलते यहाँ कई मकान ढह गए। अपने आसपास दशकों से रह रहे लोगों के घर ढहते देख पड़ोसी अपनी चीखें नहीं रोक पाए। हमने भूस्खलन के बाद मचा हाहाकार देखा है, लेकिन जब ज़मीन धसकती है और आपकी आंखों के सामने सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वो बेबसी इस वीडियो में शायद पहली बार देखी और सुनी गई। 15 अगस्त की शाम तक इसी जगह से 40-50 लोगों को रेस्क्यू किया गया। घटना की जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इलाके का दौरा करने पहुंचे। इससे ठीक एक दिन पहले शिमला के ही समर हिल इलाके में बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ। चपेट में इलाके का शिव मंदिर आया, जहां सावन का सोमवार होने के चलते भीड़ कुछ अधिक थी। ज़मीन इतनी तेज़ी से धसी कि किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिला। मंदिर के मलबे से अभी तक कुल 21 शवों को निकाला गया है। इसी इलाके में रहने वाले शर्मा परिवार के 3 मंजिला घर पर सन्नाटा तारी है, क्योंकि इस परिवार के कुल 7 लोग मंदिर के अंदर थे। बचाव कार्य जारी है और जैसे जैसे शव निकल रहे, ऐसी त्रासद कहानियाँ बाहर आ रही हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मानसी वर्मा की कहानी। 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, पति के साथ मंदिर में खीर चढ़ाने गई थी और 3 जाने वहीं पर दब गई। 14 अगस्त को ही शिमला में एक और जगह पर भूस्खलन हुआ, फागली। 5 लोगों की मौत हुई। सोलन जिले में चलते हैं हम शिमला से नीचे, यहाँ 7 लोगों के मर जाने की खबर है। सीएम सुक्खू ने बताया कि अब तक के आकलन के मुताबिक प्राकृतिक आपदा से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल से अब चलते हैं उत्तराखंड। वहाँ भी हालात काबू से बाहर हैं। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से नदियाँ उफान पर हैं। भूस्खलन के चलते गिरे मलबे से सड़कें अटी पड़ी हैं। पेड़ और पुल टूटने की खबर हर 3 घंटे में आ रही है। राज्य में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई और रेस्क्यू टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद 7 लोग अभी तक लापता हैं। उत्तरकाशी, जोशीमठ और ऋषिकेश सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उत्तरकाशी के गाँव में पानी घुसा तो साथ साथ एक महिला की लाश मिली, जो 2 दिन से लापता बताई जा रही थी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास एक 14 साल की बच्ची की फूली हुई लाश मिली। 15 अगस्त को ही रुद्रप्रयाग के महादेवश्वर मंदिर में मद महेश्वर मंदिर के मार्ग पर एक पुल ढह जाने से 100 से ज़्यादा तीर्थयात्री फंस गए थे। SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ
फोर्स, इसके जवानों ने उन्हें बचाया। NH, SH और कई ग्रामीण सड़कों को फिर से खोलने के प्रयास भी शुरू किए गए। NH यानी नेशनल हाईवे और SH यानी स्टेट हाईवे। लेकिन मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक इस मानसून सीजन में अब तक बारिश से संबंधित घटनाओं की वजह से 52 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल हो या उत्तराखंड, 52, 21 या 5 ये बस संख्या नहीं, जिंदा लोग थे। हिमाचल उत्तराखंड को मिला दें तो 120 जिंदगियां सालाना त्रासदी का फिर शिकार हो गई। सालाना त्रासदी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहली बार की घटना नहीं। हर साल हम खबरें पढ़ते हैं भारी बारिश से उत्तराखंड में फला जगह पूरी सड़क ढह गई, होटल ढह गए, घर ढहने से इतने लोग मर गए। फिर हमने इससे सीखा क्या? और कुछ नहीं तो आपको दोनों राज्यों की स्थिति ही बता दें। हिमाचल प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के आंकड़ों में कहा गया कि 2017 और 2022 के बीच मानसून संबंधित आपदाओं में 1893 ज़्यादा लोगों की जान गई। 5 साल में करीब 1900 लोग, यानी हर साल 400 के आसपास सांस लेते लोग। हिमाचल के लिए हाल में सबसे खतरनाक साल था 2021। 476 लोगों की मौत हुई और 700 से ज़्यादा घायल हुए। और केवल आदमी ही नहीं, क्यों, मानसून संबंधी आपदाओं के चलते 5 साल में 3300 से ज़्यादा मवेशियों की मौत हुई। SDRF निदेशक सुदेश कुमार मोक्ता के मुताबिक पिछले साल केवल जुलाई के महीने में 580 से ज़्यादा जानवरों की मौत रिपोर्ट की गई। और जिंदगियों जैसी सेंटिमेंटल चीज़ को छोड़ भी दें तो प्रदेश में मानसून कारण इन 5 साल में 7,500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी हुआ। हिमाचल की ज़्यादातर घटनाओं में एक बात सामने आ रही है कि बादल फटा, आसमान से पानी ऐसा गिरा कि सब कुछ बहाकर ले गया। लेकिन जब ललन टॉप ने हिमाचल यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के प्रोफेसर और वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत से बात की तो उन्होंने बताया कि थोड़ी सी ज़्यादा बारिश को भी अब हम बादल फटना कहने लगे हैं। लेकिन तबाही के लिए पानी से ज़्यादा मलबा जिम्मेदार है। उनका कहना है कि पहाड़ों पर भारी कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, नाले चौक हुए हैं, मलबा पहाड़ों पर जमा है, इसीलिए थोड़ी से भी ज़्यादा बारिश होने पर यह मलबा नीचे गिरता और हम कह देते हैं कि बादल फटने से हादसा हो गया। शिमला के समरहिल इलाके में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में जो हुआ, इसकी भी यही वजह दिखती है। शशिकांत के मुताबिक मंदिर एक नाले के किनारे बना था, ऊपर से पानी आया, साथ में मलबा लाया और यही वजह बनी इतने बड़े हादसे की। शिव मंदिर वाला हादसा इसी तरह का एक हादसा है जिसमें कि टनों मलबा पानी के साथ बह के ऊपर से बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ चला। पहले उसने जो समरहिल जाने वाली सड़क है उसको तोड़ा, फिर उसका मलबा भी उसमें जुड़ा, फिर रेलवे लाइन बीच में आई। ये वो रेलवे लाइन है जो अंग्रेजों ने करीब 120 साल पहले बनाई थी, 1902-1903 में। वो यदा कदा बंद होती, कभी बंद नहीं हुई थी। वो रेलवे ट्रैक को उसने तोड़ा, उसका सारा मलबा इकट्ठा हुआ और उसके बाद जब बीच में और मलबा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट ये था। एक तरह से कहा, हजारों टन मलबा जब नीचे की तरफ चला वो सीधा उस शिव मंदिर के ऊपर से आया और शिव मंदिर में जो लोग पूजा कर रहे थे वो सब उसकी चपेट में आए और इसी वजह से उनकी अभी तक लाशें भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो मलबा इतना ज्यादा है कि वो सभी को नीचे बहा के ले गया, पूरे मंदिर को उसने तबाह कर दिया। यही स्थिति कुल्लू मनाली में भी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें, कुल्लू मनाली में जो पानी आया है वो ऐसी जगहों से आ रहा है जहाँ पे बहुत पहले मलबा कहीं कहीं जंगलों में इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद जब वो पानी भारी संख्या में आता है तो हजारों टन मलबा नीचे की तरफ पानी के साथ चलता है और वो जहां जहां जाता है तबाही मचाते हुए चलता है। और ब्यास नदी के किनारे कुल्लू मनाली की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन लोगों ने कर दी है। लोग नदियों के किनारे, एक बहुत अच्छा लोगों को लगता है जब पानी कम रहता है तो उन्हें लगता है कि ये पानी शायद किनारों से बाहर नहीं निकलेगा, तो वहां पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर ली बीते सालों के दौरान। और कई जगह तो ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन हुई है जहाँ पिछली बार जब 1995 में आई थी तब भी मकान और होटल बह गए थे, वहां फिर से होटलों का निर्माण लोगों ने कर लिया था, मकान बना लिए थे और 4 लेन सड़क वहां भी इसी तरह की नदी के किनारे बनाई गई थी जो कि पानी के तेज बहाव को सह नहीं पाई। हिमाचल में शशिकांत एक और महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। जहां 2 लेन है वहां 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में वो शिमला कालका नेशनल हाईवे के निर्माण का जिक्र करते हैं और गंभीर सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि पहाड़ों में जब सड़कें बनाई जाती हैं तो किनारे किनारे रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है। यही दीवार सड़क को हादसे से बचाती है, पानी आने पर सड़क धंसे ना और टूटे ना। ये रिटेनिंग वॉल आमतौर पर कंक्रीट की बनती है, लेकिन शिमला कालका हाईवे पर कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? रिटेनिंग वॉल पत्थर की बनाई गई जिसमें सीमेंट से चुनाई हुई और अंदर मिट्टी भरी हुई थी। नतीजा ये रहा, सड़क थोड़ा भी पानी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। हिमाचल का हाल आपने सुना, अब उत्तराखंड का हाल सुनिए। 1991 के उत्तरकाशी भूकंप को भूल जाएं, 1998 के मालपा भूस्खलन को भी भूल जाएं, 1999 का चमोली भूकंप भी छोड़ दें, हमारी स्मृतियों में सबसे ताज़ा 2013 की त्रासदी भी अगर छोड़ दें, तब भी SDRF के आंकड़े कह रहे हैं बीते 20 साल में उत्तराखंड में
5,731 लोगों की मौत हुई। सबसे ज़्यादा मौतें भारी बारिश, बादल फटने या ग्लेशियर फटने की वजह से आई। बाढ़ और भूस्खलन से। अगर केदारनाथ बाढ़ की संख्या को हटा भी दिया जाए तो हर साल प्राकृतिक आपदाओं से औसतन 80 लोगों की जान जाती है। वजह क्या है? हिमालय भूविज्ञान संस्थान के डॉक्टर सुशील कुमार ने पीटीआई को बताया कि हिमालय श्रृंखला बहुत नई है, यानी यंग। इसकी ऊपरी सतह पर 30 से 50 फीट तक केवल मिट्टी होती है और जरा सी बारिश से ही भूस्खलन का खतरा सच हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस हिसाब से निर्माण कार्य चल रहा है, आने वाला समय अच्छी खबरें लाएगा, इसमें संशय है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए पहाड़ियों की कटाई हो रही, चार धाम यात्रा के चलते तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ी और टिहरी बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। इन सब की वजह से इलाका और संवेदनशील होता जा रहा है। अब चूंकि बात आई गई तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब जो ये विनाश होने लगा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं। चाहे उत्तराखंड के इलाकों में हो रहा हो या हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में हो रहा हो, जिस तरह का विकास का मॉडल है वो पर्यावरण को बचाने की बजाय, पहाड़ को बचाने की बजाय उसका खात्मा कर रहा है। मैं 2-3 चीजों की बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। एक वजह तो ये है कि विकास का ये मॉडल जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों से चाहती है कि वो अपने रिसोर्सेज वो खुद जनरेट करें, तो उसमें क्या हुआ कि जो राज्य सरकारें हैं, चाहे हिमाचल की हो या उत्तराखंड की, उन्होंने टूरिज्म पर ज्यादा जोर देना शुरू किया और अपनी बिजली खुद पैदा करने के लिए हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाने शुरू किए। इनका असर ये हुआ कि पहाड़ों को टनल्स, बहुत लंबी लंबी सुरंगें अंदर खोदी जाने लगी, बड़ी बड़ी सुरंगें, और नदियों का पानी उनमें डाइवर्ट करके बिजली बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरा, जो 1 लेन की सड़क थी या 2 लेन की सड़क थी, उनको 4 लेन की सड़क में बदलने की शुरुआत हो चुकी है। मैं खासतौर पर उत्तराखंड का भी अगर जिक्र करूं तो टनकपुर से चंपावत और आगे जो सड़क जाती है वो 4 लेन की सड़क है, और वो जो काटा जाता है वो अनसाइंटिफिक तरीके से पहाड़ को काट करके बनाया जाता है, यानी पहाड़ में कभी खड़ी कटाई नहीं होती है। अब ये बड़ी बड़ी मशीनें जेसीबी वगैरह से खड़ी कटाई करनी शुरू कर दी है, जिससे जब बारिश होती है और कच्चे पहाड़ पहले से ही हैं, वो पहाड़ दरकने लगते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में इन दिनों तबाही का जो भयानक चेहरा हमको दिखाई देता है, उसके लिए सरकारों की नीतियां जिम्मेदार हैं। विकास के नाम पर हमने हिमालय की जड़ें खोद दी हैं और विकास के नाम पर ही हमने प्रकृति से उसके पहाड़ छीन लिए हैं, नदियों को सुरंगों में समेट दिया है और नदियों के जो आने जाने के रास्ते हैं उन पर अतिक्रमण के ताले लगा दिए हैं। हर साल मानसून में सिस्टम को, सरकारों को प्रकृति चेतावनी देती है, संकेत भेजती है कि अपनी गलतियों को ठीक कीजिए, लेकिन सरकारों को यह लगता है कि वो हिमालय से बड़े हैं और उनकी योजनाएं अभेद हैं। लगातार चेतावनी देने के बाद भी जब सरकार हिमालय के अनुसार अपनी योजनाएं नहीं बनाती है, अपनी गलतियां ठीक नहीं करती है, तो प्रकृति अपने घर के अतिक्रमण को खुद साफ करती है। इन दिनों हिमाचल और उत्तराखंड में यही हो रहा है और ये कोई आखिरी चेतावनी नहीं है, क्योंकि प्रकृति एनओसी न तो किसी सियासी दबाव में देती है और न ही रिश्वत लेती है। लगातार चेतावनी देने के बाद भी अगर सरकारों की गलतियां नहीं ठीक हुई तो हिमालय यूं ही तड़पता रहेगा। चार धाम प्रोजेक्ट मोदी सरकार की एक पसंदीदा स्कीम प्रोजेक्ट। मकसद 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ा जाए। नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट बहुत अहम बताया जाता है। 2 लेन सड़कें फीडर सड़कों को के तौर पर काम कर सकती हैं। भारत चीन सीमा को देहरादून और मेरठ के सेना शिविरों से जोड़ती हैं, जहां मिसाइल बेस और भारी मशीनरी स्थित है। नेशनल सिक्योरिटी से इतर प्रोजेक्ट के दौरान पर्यावरण संकट की आशंकाएं भी जताई गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने एक 26 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी का काम 826 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट का राज्य पर क्या असर होगा वो बताएं। पैनल के अध्यक्ष रवि चोपड़ा समेत 5 लोगों ने कहा था कि नुकसान हो सकता है। भूस्खलन, जंगलों की हानि, हिमालय से निकली नदियां और वन्य जीवों के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि इस समिति के 21 सदस्यों का कहना था कि नुकसान को कम किया जा सकता है। आज हाल आपके सामने है। एक्सपर्ट्स और क्या कह रहे हैं, सुनिए। हिमालय के बारे में जो पॉलिसी मेकर से जो नीति बनाते हैं वो दरअसल हिमालय से खेलने वाले दिमाग हैं, हिमालय से खेलते हैं वो। ये सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं है, सिर्फ पर्यटन की बात नहीं है। जब धर्म को भी पर्यटन की संज्ञा दे दी जाए या पर्यटन में बदल दिया जाए तो फिर यही होता है कि सरकारें कहती हैं आइए हम 4 धाम यात्रा करेंगे, आइए हम 4 धाम सड़कें बनाएंगे और ऑल वेदर रोड बनाएंगे। उत्तराखंड में ऐसा हुआ है। आप
ट्रेडिशनली जिन इलाकों में जब कपाट बंद हो जाते थे, बर्फ पड़ने लगती थी, कोई श्रद्धालु नहीं जाते थे। अब जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फ हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको केदारनाथ में, बद्रीनाथ में पर्यटक मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार इंकरेज कर रही है। आप सड़क से नहीं जा सकते तो हेलीकॉप्टर से जाइए, ऑल वेदर रोड बना सकते हैं। ये अगर इसका विरोध जो करते हैं उनको कहा जाता है कि विकास के विरोधी है। ये जो पर्यावरण जो टूरिस्ट आते हैं, इसकी दो वजह हैं। एक तो एक मिडिल क्लास पैदा हुआ है जिसके पास अपनी गाड़ियां आ गई हैं, थोड़ा बहुत इनकम हो गई है, उसके लिए ये एस्केपेड की तरह वो इस्तेमाल करते हैं कि नैनीताल चले जाएं, मसूरी चले जाएं, मुक्तेश्वर चले जाएं। जिस इलाके में मैं इस समय उत्तराखंड में हूँ, कुमाऊं में, नैनीताल जिले में हूँ, यहाँ जाड़ों में भी और गर्मियों में तो खैर ट्रैफिक जैम होने लगा है। मुक्तेश्वर जैसे 3-3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम होता है। इतने टूरिस्ट को केटर करने के लिए होम स्टे बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन का वजन भी इन कच्चे पहाड़ों पर लादा जा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इनको देखने का नजरिया। हमारे दिल में इनके प्रति या तो देवतुल्य आस्था है या हम हिमाचल और उत्तराखंड को एक खूबसूरत चेहरे के तौर पर देखते हैं। सरकार की योजनाएं भी यहीं से शुरू होती हैं। अगर हम धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल में बदल देंगे तो इन दिनों जो इन दोनों राज्यों में हो रहा है ऐसा होता रहेगा। कोई बड़ी आपदा आती है तो हम कहते हैं देवी आपदा है। हम ये नहीं कहते कि इन दोनों राज्यों में 8-8 लेन की सड़क की जरूरत क्या है। हमने हिमालय की अगर हम जड़ें खोदेंगे तो हर साल मानसून में प्रकृति ऐसी ही तबाही मचाती रहेगी। आपने सुना, हिमाचल और उत्तराखंड को हम दिल्ली के प्रवासी केवल 2 नज़रों से देखते हैं, धार्मिक और खूबसूरत, और टूरिज्म को धर्म से जोड़ने से इन जगहों पर लगातार भीड़ भी बढ़ रही है। तिया पांचा हमने आपको बता दिया कितने लोग इस साल भर मरे, कितने बीते 10 साल में मरे, कितना नुकसान हुआ। पर एक बात रेखांकित करने वाली है, इन घटनाओं के 2 स्टेक होल्डर हैं, 2 जवाबदेह, सरकार और समाज। समाज यानी हम और आप। सरकार कितनी सजग है उसका ब्यौरा हम दे रहे हैं, समाज का ब्यौरा आपको अपने आसपास तलाशना है। हम मोहित चौहान के गाने बजाते हुए चल देते हैं, फिर से उड़ चला, ख्वाबों के परिंदे, सफ़रनामा। उड़ चलने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम वहाँ मेहमान हैं। पर्यटन के नाम पर हमने पैसे दे दिए तो हमें लगने लगता है जो चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव हम वहाँ करते हैं वो भी इन त्रासदियों का हिस्सा है। हर साल आप खबरें देखते होंगे, मनाली में जाम, देहरादून में जाम। बीते अप्रैल की ही खबर बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 अप्रैल को वीकेंड के दौरान दिल्ली चंडीगढ़ से करीब 30,000 गाड़ियाँ हिमाचल पहुँची थी। ये टूरिस्ट जो पहाड़ घूमने जाते हैं वो हैं कौन? दिल्ली, नोएडा, आसपास बसे हम और आप लोग जो अपने वीकेंड को पहाड़ों पर मनाने की होड़ में जुटे हैं। हम जाते हैं और कूड़ा छोड़ कर आते हैं। बर्फीले इलाकों में एक चिप्स का पैकेट, एक पानी की बोतल हज़ारों साल तक वैसी ही बनी रह सकती है। यानी वो सारा कूड़ा जो हम पहाड़ों पर छोड़ कर आते हैं मलबे में तब्दील होता है और पहाड़ों की नलिकाओं को, जहाँ से पानी बहकर निकलता है, जाम करता है। ज़रा सोचिए, लाखों पर्यटकों को झेलने के बाद पहाड़ों पर कितना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है और उनका जो रेगुलर तंत्र है वो कितना बाधित हो रहा है। और इसी के चलते धड़ाधड़ सड़कें और होटल भी बन रहे हैं और इनके निर्माण से भी मलबा तैयार हो रहा। और यही मलबा जब बारिश के साथ ऊपर से नीचे आता है तो रास्ते में आने वाले मकान, इमारत, गाड़ियाँ सब कुछ बहा ले जाता है, जिसकी बानगी आज हमें देखने को मिल रही है। ये सब जब हमें मालूम है तो सरकार को तो पता ही होगा, फिर वो विकास के नाम पर ये सब कैसे होने दे रही? क्यों रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ सख्ती से काम नहीं कर रही? क्यों कोई भी कहीं से भी पहाड़ों की कटान करके कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है? क्यों प्लांटेशन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं है ताकि मिट्टी को होल्ड किया जा सके? क्यों जब पहाड़ों की कटान होती है तो उसके किनारे मजबूत स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाते हैं दोनों ही तरफ, सड़क के दाईं ओर जहाँ पे पहाड़ है और सड़क के बाईं ओर जहाँ पर खाई है? इन सब के सवाल ये जो हैं, इनके जवाब हासिल करने के लिए हमने बात की अर्बन प्लानिंग के एक्सपर्ट से। इन्होंने इंडियाज़ ब्लाइंड स्पॉट नाम की किताब लिखी है और नीति आयोग में काम कर चुके हैं। इन विद्वान का नाम है देवाशीष धर। जो हमारे प्लेन्स में जो शहर होते हैं और जो हमारे पहाड़ों में जो शहर होते हैं, पहली बात तो उसमें इकोलॉजी, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जैसे कहते हैं नदियाँ, पहाड़, पेड़, है ना, या छोटे छोटे तालाब, इन सब का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ये बहुत ही इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं। इसमें जरा सी दिक्कत हुई, ज्यादा से ज्यादा आपने थोड़ा भी इसमें डिफॉरेस्टेशन उसमें ज्यादा कर दिया, ज्यादा आपने पेड़ वेड़ काट दिए, तो भूस्खलन, फ्लडिंग, ये वाली चीजें बड़ी आसानी से हो सकती हैं। बट वहां पे सिमिलरिटी एक ये भी होती है कि अगर ग्राउंड वाटर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो दोनों तरह के शहरों में प्रॉब्लम आएगी।
लेकिन पहाड़ वाले शहरों में दिक्कत, पहाड़ी शहरों में ये दिक्कत आ सकती है कि वहां पे जमीन का धंसना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा अगर आप पानी ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे। तीसरी बात एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अर्बन प्लानिंग का, सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है कि ट्रांसपोर्ट और लैंड का यूज, और लैंड हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब लैंड का क्या होता है कि अगर आप प्लेन शहर में हैं, अपने गुड़गांव में देख लीजिए, बम्बई में देख लीजिए, पुणे में, बैंगलोर में, आप 50 माला 60 माला की आप जो है मंजिल की आप बिल्डिंग बना सकते हैं, बट आप वो पहाड़ों में नहीं बना सकते। तो जो वर्टिकल एलिमेंट होता है लैंड को यूज करने का, उसको डेवलप करने का, उसको मोनेटाइज करने का, तो वो बहुत डिफरेंट होता है दोनों शहरों में। और इनफैक्ट शहर बहुत ज्यादा पैसा निकालते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए इन इस वर्टिकल ग्रोथ के थ्रू, बट ये वर्टिकल ग्रोथ, ये जो लग्जरी है, ये शहर, ये जो पहाड़ों के शहर हैं, इनके पास नहीं है। तो हमें उस हिसाब से समझना पड़ेगा और शायद हमें उन्हें ज्यादा रेवेन्यू के बेसिस पे सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि जस्ट बिकॉज उनको रेवेन्यू निकालना है उसके चक्कर में बहुत हैपोजिट डेवलपमेंट ना करें। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अर्बन प्लानिंग में। इनफैक्ट इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है, ग्लोबली भी अडॉप्ट हुआ है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहते हैं, जैसे कि बेसिकली जहां जहां से ये आपका ट्रैवल रूट जा रहा है उसके अलावा आप डेवलपमेंट करते हैं, ताकि लोगों को कम से कम गाड़ी लेनी पड़े और जल्दी से जल्दी वो अपने काम वाली जगहों पर पहुंच जाए। सो पहाड़ों में ऐसा नहीं कर सकते, कोई समतल रास्ता है नहीं यहाँ पे कि आपने एक जगह से दूसरी जगह के लिए बना दिया, उस तरह से आपने डेवलप कर दिया। यहाँ पे जो आपको इकोलॉजी है उसके साथ आपको को एग्जिस्ट करना है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अर्बन प्लानिंग, जो आप समतल शहरों में या पहाड़ी शहरों में देखेंगे कि दोनों में कंटेक्स्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। और जहाँ यहाँ पे लोकल इकोलॉजी, लोकल एनवायरनमेंट के साथ आपको कोएग्जिस्ट करना है और उसके नियमों को आपको पालन करना है। ऐसा नहीं है कि वो आपके नियमों का पालन करेंगे, आपको नियमों का पालन करना है। और खास करके ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में। आपने वीडियो देखा, अब एक और विद्वान की बात सुनिए। इनका नाम है कृष्ण कुमार। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखा कि अगर सिसिफस आज किसी हिमालयी हिल स्टेशन पर चला जाए तो उसे लगेगा कि वो घर आ गया है। सिसिफस एक ग्रीक मिथक है जहाँ कोरिंथ के राजा को श्राप मिला था। वो नीचे से एक भारी पत्थर पहाड़ पर ले जाता था और हर बार ऊपर पहुँचते ही पत्थर उसकी पकड़ से छूट जाता और नीचे लुढ़क जाता। कृष्ण कुमार का पॉइंट ये कि जब हिमालयी इलाके की बात आती है तो कोई भी ये कहना या सुनना पसंद नहीं करता कि पर्यटन परेशानी का सबब है। वो ग्रीस जैसे देशों का उदाहरण देता है जहां बरसों से पर्यटन पर निर्भरता ऐसी कि वहां पर हतोत्साहित करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और स्पेन और हवाई में भी यही हाल है, जहां यूएन की रिपोर्ट्स के बावजूद पर्यटन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। फिर वो एम्स्टर्डम का उदाहरण देते हैं, जब मेयर ने क्रूज को शहर में आने से ही रोक दिया। हमें और हमारे नीतियंताओं को भी ऐसे कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं, बात अच्छी ना भी लगे तो भी ज़रूरी है। और आखिरी में एक बात, पहाड़ को बचाने की चिंता पहाड़ से ज़्यादा मैदान के लोगों की है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक था। अपना, अपनों का और अपनी जल जंगल ज़मीन का, पहाड़ों का, नदियों का ख्याल रखें। शुभ रात्रि।